गंभीर प्रकार के। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स को लेकर सरकार का जवाब रखा। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नशा हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है। गृह मंत्री के भाषण के दौरान टीएमसी सांसद सौगत रॉय बार बार टोकाटोकी कर रहे थे। अमित शाह ने आपत्ति जताई, लेकिन जब टीएमसी सांसद नहीं रुके तो गृह मंत्री ने कहा कि अगर आपको बोलना है तो मैं बैठ जाता हूँ। इतने सीनियर सांसद होने के नाते बीच में टोकना शोभा नहीं देता है। ऐसा करना आपकी उम्र और सीनियरिटी के लिए अच्छा नहीं है। इस पर सौगत रॉय ने नाराज नहीं होने की सलाह दी। तब गृह मंत्री ने कहा कि मैं खफा नहीं हूँ, सलाह दे रहा हूँ। कभी कभी बड़ों को भी सलाह देनी चाहिए। मोदी जी नवीन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता बताया है। उनसे जब महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के 2 राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पुराने समय के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं। अमृता फडणवीस नागपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। 3 महीने पहले भी अमृता फडणवीस ने नरेंद्र मोदी का जिक्र राष्ट्रपिता कहकर किया था। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ट्वीट में फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखा था। तो उस वक्त सुशांत के केस में सुशांत सिंह राजपूत मामले की गूंज आज लोकसभा में सुनाई दी। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने सवाल उठाया कि रिया को एयू के नाम से 44 कॉल किए गए थे। उस नाम का लिंक आदित्य उद्धव से था क्या? लोकसभा से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल शेवाले ने कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी सच्चाई अभी तक जनता तक पहुंची नहीं है। जनता के मन में कई सवाल हैं, उनके जवाब उन्हें मिलने चाहिए। राहुल शेवाले के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया और कहा कि गद्दारों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। यूपी के मदरसे एक बार फिर सुर्खियों में है। मदरसों में अब शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी का फैसला हो सकता है। मदरसा बोर्ड की लखनऊ में हुई बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया। वहीं मदरसे के बच्चों के लिए दूसरे स्कूलों की तरह शर्ट, टाई और पैंट का ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। बोर्ड के सदस्य कमर अली ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि बैठक में प्रस्ताव पर सबकी सहमति थी, लिहाजा इसे मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया। मदरसों में एकेडमिक कैलेंडर लागू और शीतकालीन अवकाश की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सभी मदरसे में एनसीईआरटी की हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पढ़ाई अनिवार्य की गई है, जो कि पहले वैकल्पिक थी। बिहार में शराब से हुई मौत को लेकर सियासत अब भी जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी को घेरा और कहा कि कहीं कोई शराब इधर उधर तो नहीं करवा रहा। ये भी देखने वाली बात है। इस बीच एनएचआरसी की टीम पीड़ितों से मुलाकात के लिए छपरा पहुंची थी। एनएचआरसी की टीम को राज्य की पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी है, बल्कि उनकी सुरक्षा में केंद्र की ओर से एसएसबी के जवान तैनात किए गए हैं। एनएचआरसी की टीम को लेकर सियासत भी हो रही है। नीतीश कुमार ने पूछ लिया कि दूसरे राज्यों में क्यों नहीं जाती, तो सुशील मोदी ने पूछा कि नीतीश बाबू एनएचआरसी की टीम से परेशान क्यों हैं? शाहरुख की फिल्म पठान को लेकर बवाल जारी है। सहारनपुर में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पब्लिक अदालत लगाई गई और शाहरुख के पुतले को फांसी की सजा दी गई। फिर किंग खान के पुतले को जलाया गया। उधर बांदा में भी विश्व हिंदू महासंघ ने शाहरुख और दीपिका का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू महासंघ ने सिनेमाघर के मालिकों से फिल्म को नहीं दिखाने की अपील की, साथ ही लोगों से भी फिल्म नहीं देखने की अपील की। फिल्म पठान के बेशरम रंग गाने में दीपिका के ड्रेस के रंग को लेकर विवाद है। ट्विटर के बॉस एलन मस्क ने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जैसे ही इस पद को संभालने वाला कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है, मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीमें संभालूंगा। उन्होंने 19 दिसंबर को यूजर्स से पूछा था कि क्या उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। पोल में 57.5% यूजर्स ने हाँ में और 42.5% ने ना में जवाब दिया था। पोल में 2.25 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। 1,62,00,000 लोगों ने कहा था कि मस्क को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की नेटवर्थ करीब 64,000 करोड़ रुपए से कम होकर करीब 12.25 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है, जो 2 साल में सबसे कम है। कोविड को लेकर अब पूरी दुनिया में स्थिति थोड़ी गंभीर होती जा रही है, इसलिए आज का जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट शो है उसे आप ध्यान से देखिएगा। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम चीन से आई उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें चीन के एक अस्पताल की हैं जहां आप पीपीई किट में कुछ डॉक्टरों को और मेडिकल स्टाफ को कोविड मरीजों को सीपीआर देते हुए देख पाएंगे।
जमीन पर लेटाकर ही ये सीपीआर दिया जा रहा है। और ये हालात चीन के सिर्फ एक अस्पताल के नहीं हैं, बल्कि चीन के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े अस्पतालों में यही हाल है। और वहां पर कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो चुका है। वहां लोग अस्पतालों में भर्ती होने के लिए डॉक्टरों से और बड़े बड़े अफसरों से एक तरीके से भीख मांग रहे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं। अस्पतालों में अब वहां जगह नहीं बची, दवाइयां खत्म होती जा रही हैं। यहां तक कि जो लोग मर चुके हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी वेटिंग लिस्ट है। हम चीन के मौजूदा हालात के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको अपने देश भारत के बारे में बताते हैं। जो जानकारियां आज आपके लिए सबसे काम की जानकारियां हैं, पहले आपको वो बताते हैं। कोविड के जिस नए वेरिएंट से चीन में लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, उस वेरिएंट ने अब भारत को भी डराना शुरू कर दिया है। भारत में आज इस वेरिएंट के, जिसका नाम है BF.7, भारत में इस वेरिएंट के 4 नए मामले आज मिले हैं, जिनमें 2 मामले गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में मिले हैं और 1 मरीज उड़ीसा का है और चौथे मरीज के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर 4 केसेस भारत में इस नए वेरिएंट के आ गए हैं और अहमदाबाद, वडोदरा, उड़ीसा और चौथी जगह के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 4 केसेस हैं। ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा केसेस इस समय भारत में हों। भारत में इस वेरिएंट का पहला मरीज अक्टूबर के महीने में मिला था और उसके बाद अब इन नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें जो महिला गुजरात के वडोदरा में इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुई है, उस महिला की उम्र है 61 वर्ष और वो 9 नवंबर को अमेरिका से भारत आई थी। तो काफी संभावना है कि उससे ये इन्फेक्शन हो सकता है अमेरिका में हुआ हो या फिर आते हुए जब वो फ्लाइट में थी तब हुआ हो, ये भी संभावना है। इसका मतलब ये वायरस, ये जो नया वेरिएंट है, ये हो सकता है बाहर से भारत में अंदर आया हो। इसके अलावा जो व्यक्ति ओडिशा में इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुआ, वो अब भी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि ये सभी लोग आज से लगभग 1 महीने पहले कोविड से संक्रमित हुए थे, लेकिन हमें यह पता लगाने में लगभग 1 महीना लग गया कि इस संक्रमण के पीछे पुराना नहीं बल्कि नया वेरिएंट है और यह वही वेरिएंट है जो इस समय चीन में लोगों को मार रहा है। कहने का मतलब यह है कि नए वेरिएंट का पता लगाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है, जिसकी वजह से आज कोई भी साफ तौर पर यह नहीं कह सकता कि आज भारत में इस वेरिएंट के सिर्फ 4 ही मरीज हैं या इससे ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो। असल में कोविड के नए वेरिएंट की पहचान कोविड के टेस्ट से नहीं होती और जब कोई संक्रमित व्यक्ति अपना कोविड टेस्ट कराता है, तब टेस्ट रिपोर्ट में सिर्फ यह पता चलता है कि उसे कोविड का संक्रमण है या नहीं, या तो वो कोविड नेगेटिव होता है या कोविड पॉजिटिव होता है। यानी जो कोविड का टेस्ट है वो वायरस का तो पता लगा लेता है, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाता कि मरीज इसके नए वेरिएंट से संक्रमित हुआ है या पुराने वेरिएंट से संक्रमित हुआ है। और इसका पता उस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करके लगाया जाता है और जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया लंबी होती है और यह जांच बहुत कम लैब्स में होती है। इसके लिए कुछ खास लैब्स निर्धारित हैं और यही वजह है कि कोविड का नया वेरिएंट इस रेस में हमसे बहुत आगे है। और हम तो आपसे ये कहेंगे कि आपको यह मानकर चलना चाहिए कि यह वेरिएंट आपके आसपास भी मौजूद हो सकता है। इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन BF.7। नाम याद रख लीजिए, BF.7। थोड़े दिन के बाद शायद ही आपसे पूछेगा, नाम तो आपने मेरा सुना ही होगा, BF.7। भारत सरकार ने आज ये फैसला किया है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं, जब वो भारत के हवाई अड्डों पर लैंड करेंगी, भारत के हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग अब शुरू हो जाएगी। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस वायरस पर रोकथाम के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और नोट करने वाली बात यह है कि इस मीटिंग के दौरान आप देखेंगे जितने भी लोग इस मीटिंग में मौजूद थे, सभी ने मास्क लगाया हुआ था। खुद हेल्थ मिनिस्टर ने भी मास्क लगाया हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि सरकार लोगों को यह संदेश दे रही है कि अब उन्हें भी अपना मास्क निकाल लेना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि आप हो सकता है अपने मास्क को अब तक भूल चुके होंगे। आप अपने मास्क को दोबारा से निकालिए, घर में ढूंढिए आपने अपने पुराने मास्क कहां रखे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो नए मास्क कल से ही खरीद लीजिए। यह तस्वीर पिछले महीने की है,
जब स्वास्थ्य मंत्री ने इसी तरह एक और बैठक बुलाई थी और तब इस बैठक में आप देखिए किसी ने भी मास्क नहीं पहना था, स्वास्थ्य मंत्री ने भी मास्क नहीं लगाया था। लेकिन आज की बैठक में मास्क भी था और कोविड को लेकर सरकार की चिंता भी साफ दिख रही थी। इस बैठक में 3 बड़े फैसले हुए हैं, वो भी जान लीजिए। पहला बड़ा फैसला, कोविड के नए वेरिएंट की पहचान के लिए अब मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। दूसरा फैसला, ऐसे इलाकों की पहचान की जाएगी जहां संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। और तीसरा, लोगों को कोविड के नए खतरे से सावधान किया जाएगा और ऐसे देशों से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी होगी जहां कोविड तेजी से फैल रहा है। और इसी क्रम में हम आपको बता चुके हैं कि अब इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर देश के सभी राज्यों की सरकारों को एक पत्र लिखा है और उनसे कोविड की टेस्टिंग और निगरानी पर जोर देने के लिए कहा है। चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है और प्रॉपर सर्वेलेंस की जरूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ना करें। विजिलेंट रहना ज़रूरी है। बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड। आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा दीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको आज बता रहे हैं वो ये है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स की तमाम हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग फिर से शुरू कर दी है। तो अगर आप बाहर से आपके कोई आने जाने वाले लोग, जानने वाले लोग बाहर से दूसरे देशों से भारत में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें बताकर रखिए कि अब हवाई अड्डे पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है। अब आपको उस चिट्ठी के बारे में बताते हैं जिस पर आज दिन भर राजनीति होती रही। ये चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखी है, क्योंकि अब इस कोविड का प्रवेश भारत की राजनीति में भी हो गया है। और इसमें सरकार ने लिखा है कि राजस्थान के कुछ सांसदों को ऐसी आशंका है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कोविड का संक्रमण फैल रहा है, इसलिए राहुल गांधी को देश हित में अपनी ये यात्रा या तो स्थगित कर देनी चाहिए या फिर इस यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं वो देखिए। पहली बात यह लिखी है, भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के सभी नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, नेताओं को मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, उन्हीं लोगों को इस यात्रा में शामिल होने की इजाजत मिले जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, और यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों को इससे पहले और बाद में आइसोलेशन में रखना भी अनिवार्य है। अब आप सोचिए, अगर किसी राजनीतिक यात्रा में शामिल होने से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं को आइसोलेशन में रहना पड़े और बाद में भी आइसोलेशन में रहना पड़े तो फिर यह यात्रा चलेगी कैसे? सबसे बड़ी बात, अगर नेताओं को इस यात्रा में मास्क लगाना पड़ा तो उनकी मीडिया में शानदार तस्वीरें कैसे आएंगी? आप तो जानते हैं नेता जो हैं ज्यादातर काम इसीलिए करते हैं ताकि अखबार में फोटो छपें, टीवी में उनकी तस्वीरें आएं, लेकिन इस मास्क ने सारा काम बिगाड़ दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि अब मास्क पहनकर फोटो खिंचवाने का वो मजा नहीं रहेगा जो पहले था। इस चिट्ठी में यह भी लिखा है, अगर इस यात्रा के दौरान इन तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो सकता तो इस यात्रा को अब स्थगित कर देना चाहिए। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या वो भारत को कोविड से बचाने के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर देंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सबके पीछे कोविड नहीं बल्कि बीजेपी की कोई साजिश है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा में आ रही भीड़ को देखकर घबरा गई है, इसलिए वो इस यात्रा को रोकने के लिए अब कोविड का सहारा ले रही है। यह अशोक गहलोत का ट्वीट है जो उन्होंने इस चिट्ठी के जवाब में एक तरीके से लिखा है। मुझे बताया गया है कि उससे
उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। उसको देखते हुए मैंने राहुल जी को एक पत्र लिखा। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। बुखले हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडोविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, इसलिए मंडोविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। मामला बेहद गंभीर है और गंभीर क्यों है अब आपको ये बताते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आपको वापस चीन लेकर चलते हैं। हमारा पड़ोसी देश है और वहां इस वायरस की वजह से हालात कितने खतरनाक हैं उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। चीन में इस समय एक साथ कई शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इनकी अस्थियां लेने के लिए लोग इस तरह से लाइन लगाकर खड़े हैं, आप देखिए। और हैरानी की बात यह है, बहुत सारे लोगों को दो दिनों तक इन अस्थियों को लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी लाइन है, अस्थियों को कलेक्ट करने के लिए भी लंबी लाइन चीन में इस समय लगी हुई है। अस्पतालों में क्या हालात हैं वो अब आपको बताते हैं। चीन के अस्पतालों में इस समय नर्क से भी बदतर स्थिति है। ये वीडियो चीन के एक ऐसे अस्पताल का है जहां हजारों लोग भर्ती हैं, लेकिन इनमें से कुछ को ही इलाज मिल पा रहा है और कुछ लोग इस तरह से जमीन पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, आप देखिए। 排队吗？不是，那边那个楼最出这个楼。 啊，大夫，我已经让你改号了，大家都在等。门儿下来了。那赶紧给他物理降温，给他拿那个温水擦了身子，赶紧物理降温，别老。 चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल वहां प्रतिदिन संक्रमण के 50,000 से कम मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है और अप्रैल 2023 तक, अगले साल अप्रैल के महीने तक चीन में स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि वहां प्रतिदिन इस वायरस से 3,62,000 लोग संक्रमित होने लगेंगे। इसके अलावा चीन अभी कोविड से होने वाली मौतों को लेकर कोई साफ जानकारी दुनिया को नहीं दे रहा है और वो कोविड से होने वाली बहुत सारी मौतों को इस दिन आजकल छिपा रहा है और उन्हें गिन भी नहीं पा रहा, जबकि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा छिपाने से चीन में ये मौतें रुकने वाली नहीं है और अनुमान है कि अप्रैल 2023 तक चीन में कोविड से हर दिन 5,000 से ज्यादा मौतें हो रही होंगी। देखिए अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर बताता हूं 2023 अगला साल जो चीन के लिए कितना अशुभ होने वाला है। अब इसमें देखिए आप, ये हर दिन के जो मामले हैं, अगर आप यहां देखेंगे हर दिन 3,62,000 मामले ऐसी आशंका है आने लगेंगे। और अगर आप यहां से देखेंगे अभी जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक कैसे ये मामले ऊपर बढ़ रहे हैं, आप देखिए इस ग्राफ में आप देख पाएंगे। और बढ़ते बढ़ते ये 3,62,000 मामले हर रोज हो जाएंगे। अब हर दिन मौत कितनी होंगी, ये अनुमान जो लगाया जा रहा है वो देखिए। जनवरी 2023 जो कि अब से कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, वहां से बढ़ना शुरू होंगे ये मौतों का सिलसिला और ये 5,362 मौतें हर रोज चीन में होंगी अप्रैल 2023 तक। यहां से आप ये देख पाएंगे। अब देखिए कि जो करंट प्रोजेक्शन है ये 2023 में, 2022 से अगर आप यहां से देखें तो ये चीन में होने वाली जो मौत है
ये आपको ग्राफ नजर आएगा। ये इसलिए आपको नीचे लग रहा है क्योंकि चीन ने कभी भी अपने यहां सही मौतों का आंकड़ा किसी को बताया नहीं, इन्फेक्शन का आंकड़ा किसी को बताया नहीं। तो आप देखिए ये लाइन बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही इस समय जब हम यहां पर हैं ये बढ़नी शुरू हो रही है और बढ़ते 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 ये अप्रैल तक 3,22,650 लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। चीन का कहना है कि उसके देश की 90% आबादी यानी 142 करोड़ लोगों में से लगभग 128 करोड़ लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जिस देश की 90% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है वहां कोविड इतना खतरनाक साबित क्यों हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? जब आज हमने इस पर रिसर्च किया, इसका सबसे बड़ा कारण है चीन की अपनी वैक्सीन जो चीन में निर्मित है। चीन ने कोविड की 2 वैक्सीन बनाई हैं। एक वैक्सीन का नाम है सिनोवैक, जिसे कोरोना वैक भी कहते हैं, और दूसरी वैक्सीन का जो नाम है वो है सिनोफार्म। और दुनिया के ज्यादातर स्टडीज ये कहती हैं कि ये दोनों ही वैक्सीन कोविड के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नहीं है। सिनोवैक का एफिकेसी रेट सिर्फ 30% है, जबकि सिनोफार्म भी कोविड के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नहीं रही। और यही वजह है कि चीन की 90% आबादी फुली वैक्सीनेटेड तो है, लेकिन उनके शरीर में मौजूद वैक्सीन कोविड के खिलाफ अभी भी काम नहीं कर पा रही है। यह उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बड़ी बात यह है कि जिन देशों ने चीन से वैक्सीन ली थी वो देश भी अब बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इन देशों में संक्रमण के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। चीन ने दुनिया के कुल मिलाकर 119 देशों को अपनी वैक्सीन या तो बेची थी या फिर उन्हें मदद के तौर पर दी थी, जिन्हें आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। देखिए आप, ये वो देश हैं पूरी दुनिया के जिन देशों में चीन में बनी हुई वैक्सीन लगी है। जितना भी आप ये रंग जो देख रहे हैं, चाहे ये लाल रंग हो या नारंगी रंग हो, आप देखिए ये तमाम वो देश हैं, 119 देश पूरी दुनिया में, जहां पर लोगों को चीन में बनी वैक्सीन लगाई गई है। अब ये सारे लोग डरे हुए हैं कि चीन की वैक्सीन अगर वहां उनके लोगों पर काम नहीं कर रही है तो इन लोगों का भविष्य भी अब खतरे में आ गया है। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको दुनिया भर के इतने देशों में कोविड का जबरदस्त विस्फोट देखने को मिले। इसके अलावा इस सूची में आप दुनिया के उन टॉप 10 देशों को भी आप देख पाएंगे जिन्होंने चीन से सबसे ज्यादा वैक्सीन ली। इनमें पहले स्थान पर है इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया ने 26 करोड़, लगभग 27 करोड़ वैक्सीन ली है इंडोनेशिया ने। ईरान ने लगभग 11.5 करोड़ वैक्सीन ली है। पाकिस्तान ने भी लगभग 11 करोड़ वैक्सीन ली है। ब्राजील ने 10.2 करोड़ वैक्सीन ली है और फिलीपींस ने भी लगभग 6 करोड़ वैक्सीन चीन से ली है। इसके अलावा अगर आप यहां देखेंगे तो म्यांमार ने भी वैक्सीन ली है, मोरक्को ने ली है, मेक्सिको ने ली है, कंबोडिया, वियतनाम, ये बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने चीन से वैक्सीन यहां पर ली है। और ये जो संख्या है ये मिलियंस में है। बड़ी बात यह है कि अभी जिन 10 देशों में कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं, उनमें 4 देश ऐसे हैं जहां लोगों को चीन में बनी वैक्सीन लगाई गई थी। इनमें पहले नंबर पर तो खुद चीन ही है, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके बाद इंडोनेशिया है, जिसने चीन से वैक्सीन की 27 करोड़ डोज ली। ब्राजील ने चीन से 10 करोड़ डोज ली और मेक्सिको ने लगभग 4.5 करोड़ डोज चीन से खरीदी थी। और अब जब यहां मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो इससे साफ है कि चीन की वैक्सीन वहां पर कोई काम नहीं आ रही है। बड़ी बात यह है कि चीन की वैक्सीन तो इस परीक्षा में फेल हो गई। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कोविड मामलों को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इससे वहां 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 10 लाख से ज्यादा मौत अकेले अमेरिका में हो चुकी है। हमारे देश में 2 साल में लगभग 5 लाख मौत हुई है। अमेरिका से आधी है हमारे यहां, जबकि हमारी जो आबादी है वो अमेरिका से कितनी ज्यादा है आप जानते हैं। अमेरिका 35 करोड़ का देश है और हम 140 करोड़ के देश हैं। अमेरिका में कोविड की रफ्तार किस तरह बढ़ी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए
कि वहां हर हफ्ते इसकी वजह से 8 से 10 हजार लोगों की मौत हो रही है। हर हफ्ते 8 से 10 हजार लोग मर रहे हैं। आज आपको कोविड के खिलाफ भारत और चीन के मॉडल में अंतर को भी समझना चाहिए। चीन ने कोविड के खिलाफ एक ऐसा मॉडल अपनाया जो आक्रामक भी था और आकर्षक भी था। चीन दुनिया का पहला देश था जिसने इस महामारी को रोकने के लिए अपने शहरों में लॉकडाउन लगाया और कंटेनमेंट जोन बना दिए, और चीन को देखकर दुनिया के दूसरे देशों ने भी कोविड को रोकने के लिए ये तरीके अपनाए। लेकिन समय के साथ साथ दुनिया ने कोविड रिस्पॉन्स की अपनी नीति बदल दी। दुनिया भर ने अपने अपने हिसाब से अपनी नीतियां बनाई, लेकिन चीन अपनी इसी नीति को और सख्त बनाता हुआ चला गया और उसने जीरो कोविड पॉलिसी के मॉडल का जमकर पूरी दुनिया में प्रचार किया और कहा कि हमारा जीरो कोविड जो पॉलिसी है वो सुपरहिट है। शी जिनपिंग ने दुनिया को यह बताया कि कोविड के खिलाफ उनका मॉडल प्रभावी भी है और कामयाब भी। लेकिन वहां जब इसका नया वेरिएंट आया तो चीन की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। जबकि भारत ने अपने मॉडल का प्रचार नहीं किया, बल्कि हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जो इस वायरस की चेन को तोड़ने की क्षमता रखती है। हमने स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाए और उतने ही स्मार्टली उन लॉकडाउन्स को धीरे धीरे फेजेस में खोला भी, जिससे हमारी इकोनॉमी पर भी इतना बुरा असर नहीं पड़ा और साथ ही हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य को भी हम काफी हद तक ठीक रख पाए। हम आपको 2 पॉइंट्स में बताते हैं कि भारत के लोगों को आज घबराना क्यों नहीं चाहिए। देखिए, हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपको सजग बनाने के लिए, आपको जागरूक बनाने के लिए, ताकि आप भविष्य के लिए इस बार पहले से ज्यादा तैयारी करके रखें। पिछली बार तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, हमारे पास हमारा अनुभव है, हमारे पास वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं जो अब इस वायरस को समझ चुके हैं। इसलिए जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन आपको डरना नहीं है। पहली बात, हमारे देश के लोगों में अब एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और जब बड़ी संख्या में संक्रमण फैलता है पूरे समाज में तो उससे एक हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। दूसरी बात, हमारी वैक्सीन चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी है और हमारे देश के 68% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं और हमारी वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट है वो बहुत अच्छा है चीन की वैक्सीन के मुताबिक। इसलिए आज आपको जो समझना है वो ये, जागरूक रहिए। अगर आप भविष्य की कोई योजनाएं बना रहे हैं, जैसे आपको कहा अगले साल जब नया साल आएगा उसमें आप कोई पार्टी करना चाहते हैं या कहीं यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी संभल जाइए। अभी बहुत ज़्यादा एडवांस प्लानिंग मत कीजिए। देख लीजिए कि दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेरिएंट जो है वो हमारे देश में भी आ जाए और फिर वो काबू में ना हो। एक अच्छी खबर हम आपको आखिर में देना चाहते हैं कि अभी तक हमारे देश में BF.7 जो नया वेरिएंट है, इसके जितने भी मरीज मिले हैं उनमें से ज्यादातर मरीज ठीक हो चुके हैं और ज्यादातर मरीज ऐसे थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका मतलब ये जो वेरिएंट है ये चीन में और कुछ दूसरी जगहों लोगों को तो जरूर परेशान कर रहा है, वहां पर लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तक जितने मामले आए हैं इसके, उनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो जीवित, किसी की मृत्यु नहीं हुई पहली बात, और जो जिनको हुआ भी है उनकी तबीयत कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई, अस्पताल में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। आज हम आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं जिसकी दिन भर चर्चा होती रही। आज जब अमित शाह ड्रग्स के मुद्दे पर संसद में सरकार का पक्ष रख रहे थे, उस दौरान टीएमसी के एक सांसद सौगत राय उनके भाषण के बीच में बोलने लगे, जिससे अमित शाह काफी नाराज हो गए और सौगत राय को उन्होंने क्या कहा यह बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लोग उनके इस दिलचस्प जवाब को दिन भर एक दूसरे के साथ शेयर भी करते रहे। आप भी सुनिए कि आज संसद में अमित शाह को लोगों ने ऐसे मूड में बहुत कम ही देखा है। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है।
मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट। प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। और अब हम आपको फिल्मी पठान और असल जिंदगी के पठान के बीच का बुनियादी अंतर बताएंगे। और आज आप ये देखिए कि फिल्मी दुनिया में और हकीकत की दुनिया में कितना बड़ा फर्क होता है। आप जब फिल्मी दुनिया के पठान को देखते हैं, जैसा कि आजकल पठान फिल्म बड़ी चर्चा में है, तो ये पठान किसी नायक जैसा नजर आता है, बहुत फैशनेबल है, 6 पैक एब्स हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और वो आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति है। ये फिल्मों का पठान है। लेकिन रियल लाइफ में अफगानिस्तान में तालिबानी पठान कैसे कट्टरपंथी सोच के तहत महिलाओं को बुर्के में रहने के लिए मजबूर करते हैं और कैसे उनकी शिक्षा पर भी पूरी पाबंदी लगा देते हैं, उसका उदाहरण आज अफगानिस्तान से आपको दिखाते हैं। अब दूसरा पठान देखिए अफगानिस्तान का। ये तो आपने देख लिया अपनी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान में पश्तून तालिबानी यानी पठानों ने अब महिलाओं की उच्च शिक्षा पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और इस फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है। इस मामले में तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान की सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक पत्र लिखा और लिखा कि वो अब अफगानिस्तान की किसी भी महिला को अपने कॉलेज में दाखिला नहीं दे सकते और अगर कोई विश्वविद्यालय इस फैसले का विरोध करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहां अफगानिस्तान में हालात ऐसे हैं, वहां किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो सरकारी फरमान के खिलाफ चला जाए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने यह फैसला तब लिया जब इसी साल वहां लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है अफगानिस्तान में अब लड़कियां स्कूल में 6ठी कक्षा तक तो पढ़ सकती हैं, लेकिन 6ठी कक्षा के बाद आगे पढ़ने की इजाजत नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस समय अफगानिस्तान पूरी दुनिया का इकलौता देश है जहां लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन पर बैन लगा हुआ है। अब वहां लड़कियों की उच्च शिक्षा पर भी रोक लग गई है। सीधा मतलब इसका यह है कि अफगानिस्तान की लाखों लड़कियां अब 6ठी कक्षा के बाद किसी भी तरह की शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगी। अफगानिस्तान की कुल आबादी 4 करोड़ 20 लाख है, जिनमें 48% यानी लगभग 2 करोड़ महिलाएं हैं और इस समय तालिबान की सरकार ने इन महिलाओं की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। वर्ष 2018 में अफगानिस्तान में कुल 36 लाख छात्राएं स्कूलों में पढ़ती थी, 36 लाख, जिनमें 25 लाख छात्राएं पहली से 6ठी कक्षा में पढ़ती थी और 11 लाख छात्राएं सेकेंडरी स्कूल में थी। और अनुमान है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने से पहले इन छात्राओं की यह संख्या लगभग 15 लाख हो गई थी। लेकिन आज ये सारी छात्राएं अपने घरों पर बैठी हैं, घरों में छुप कर बैठी हैं। इस तरह अफगानिस्तान में हर साल हजारों लड़कियां अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेती थीं, लेकिन अब उनकी शिक्षा पर तालिबान ने प्रतिबंध लगा दिया है हमेशा के लिए। उदाहरण के लिए वर्ष 2020 में जब अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ, तब कुल मिलाकर 2,14,000 छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिनमें लगभग 1,33,000 लड़के थे और लगभग 82,000 लड़कियां थीं। सोचिए, लगभग 1 लाख छात्राओं को तालिबान ने इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया। लेकिन दुनिया में इस पर कोई बहस नहीं हो रही। हैरानी की बात यह है कि तालिबान की सरकार ने 3 महीने पहले लड़कियों को यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की इजाजत दे दी थी और तब हजारों लड़कियां इस परीक्षा में बैठी भी। लेकिन जब परीक्षा के नतीजे आए तो पहली बार ऐसा हुआ जब टॉप 10 छात्रों में एक भी छात्रा का नाम नहीं था, लड़की का नाम नहीं था। और यह सब शायद एक षड्यंत्र के तहत किया गया। सबसे बड़ा मजाक यह है कि तालिबान पहले ही अफगानिस्तान की सभी 39 सरकारी और 128 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में महिलाओं के कई विषयों की पढ़ाई करने पर पाबंदी लगा चुका था। जैसे अफगानिस्तान में महिलाएं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकती, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकती, साइंस, एग्रीकल्चर और पत्रकारिता जैसे विषयों की पढ़ाई भी वहां लड़कियां नहीं कर सकती। इसी के बाद तालिबान ने अब यह फैसला लिया है कि अब तो वो पढ़ाई ही नहीं कर सकती।
दुर्भाग्य इस बात का है कि तालिबान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह मानता है और उसे लगता है कि 14 वर्ष के बाद लड़कियों को स्कूल नहीं बल्कि उनका निकाह करके उनके घर भेज दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में 17% लड़कियों का निकाह 15 साल से कम उम्र में हो जाता है। सोचिए 17% लड़कियां। शायद इसी आंकड़े को बढ़ाने के लिए तालिबान ने वहां यह फरमान लागू कर दिया जिससे लड़कियां 12 वर्ष की उम्र के बाद स्कूल में जाकर पढ़ नहीं पाएंगी और उनकी शादियां यानी उनका निकाह कर दिया जाए और उन्हें घरों में बुर्के के अंदर कैद करके रखा जाए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान में बहुत सारी छात्राएं अब हिम्मत करके सड़कों पर उतर रही हैं और आज कई शहरों में यूनिवर्सिटीज के बाहर तालिबान के इस फैसले का विरोध भी हुआ है। अब आप ये देखिए, जब अफगानिस्तान की लाखों महिलाओं के अधिकारों को इस तरह से कुचला जा रहा है तब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश जो कि मानव अधिकारों के चैंपियन बनते हैं, ऐसे पश्चिमी देशों का मीडिया, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं और नोबेल पुरस्कार लेने वाले बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े कार्यकर्ता इस पर खामोश हैं और सिर्फ इसकी निंदा करके बस किसी तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने तालिबान के इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं, यानी इस पर नजर रख रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका असल में इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा और एक तथ्य यह भी है कि अफगानिस्तान में स्थिति अमेरिका की वजह से ही पैदा हुई है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर तो कहता है, लेकिन अफगानिस्तान से वो भाग खड़ा हुआ और इन महिलाओं को उसने अकेला छोड़ दिया। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने भी तालिबान के फैसले की आलोचना की है और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान पर चर्चा भी चल रही है, चर्चा कराई गई है इस मामले पर, लेकिन कड़वा सच यह है कि आज अफगानिस्तान की करोड़ों महिलाओं को चर्चा और निंदा की नहीं बल्कि मदद की आवश्यकता है। ये सारे देश चर्चाएं करेंगे, निंदा करेंगे, फिर कुछ कार्यकर्ता पुरस्कार ले लेंगे, लेकिन इन महिलाओं का जीवन ऐसे के ऐसे ही रहेगा। पिछले 1.5 वर्षों में अमेरिका तालिबान को 4,600 करोड़ रुपए दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ मिलकर तालिबान को 8,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। चीन ने भी कहा है कि वो तालिबान को 250 करोड़ रुपए की मदद देगा। ये देश तालिबान की मदद मानवता के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये देश अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बरकरार रखना चाहते हैं और इन्हें वहां के लोगों की कोई चिंता नहीं। और बात सिर्फ इन देशों की नहीं है, दुनिया के वो तमाम लोग, आज हम उन्हें चुनौती देना चाहते हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने मैग्सेसे जैसे पुरस्कार जीते हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड्स लिए हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने बुकर प्राइज लिया है, ऐसे लेखक हैं, फिल्मकार हैं, पत्रकार हैं, मानव अधिकारों के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं। आज वो सारे लोग कहां हैं? आज अफगानिस्तान की महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आज उन फिल्मकारों में कोई इन महिलाओं पर फिल्म नहीं बना रहा। आज उन लेखकों में इन महिलाओं पर कोई किताब नहीं लिख रहा। आज उन कार्यकर्ताओं में कोई भी अफगानिस्तान जाकर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा और इन महिलाओं को सब ने अकेले छोड़ दिया है। यानी इन महिलाओं के नाम पर, मानव अधिकारों के नाम पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने पुरस्कार तो खूब लूटे, नाम, पैसा, शोहरत सब कमाया, देशों ने भी यही किया, लेकिन असल में जमीन पर कुछ नहीं किया। इसके अलावा जो इस्लामिक देश भारत के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की जिद करने वाली मुस्लिम छात्राओं के लिए चिंता जताते हैं, वो तमाम देश अफगानिस्तान की उन महिलाओं पर कुछ नहीं बोल रहे जिन पर तालिबान अत्याचार कर रहा है। और क्या ये महिलाएं मुस्लिम नहीं हैं? क्या ये महिलाएं इस्लाम नहीं मानती? इन महिलाओं की क्या गलती है? आज हम भारत में हिजाब पहनने की जिद करने वाली उन तमाम छात्राओं से भी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आज सबके सामने आकर ये बताना चाहिए कि वो तालिबान के इस फैसले के साथ हैं जो महिलाओं को बुर्के और हिजाब में रखना चाहता है, या अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ हैं जो बुर्के से आज़ादी चाहती हैं, जो स्कूल और कॉलेज जाती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं। ये आज उन सब लोगों के लिए चुनौती है और यकीन मानिए आज हमारे इस ब्रॉडकास्ट के बाद आप खुद ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे और खुद ऐसे लोगों की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी जो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन मदद के लिए सामने नहीं आते। आज का इतिहास का तो असल में समय नहीं बचा, तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही।
अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सफलता की यात्रा में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रोकने लगते हैं। नमस्कार।